हेलो डियर स्टूडेंट। आज हम लोग भौतिक विज्ञान में चैप्टर नंबर 7 में प्रत्यावर्ती धारा चैप्टर का अध्ययन करेंगे। इसके पहले कई चैप्टरों का अध्ययन हम लोगों ने क्रमबद्ध पूर्वक कर लिया है और इसके पहले हमने वैद्युत धारा आपको बताया था। वैद्युत धारा में हमने समझाया कि आवेश प्रवाह की दर को वैद्युत धारा कहते हैं। इसे I से प्रदर्शित करते हैं, I बराबर Q/T। इसके आधार पर इसका मात्रक कूलाम प्रति सेकंड या एम्पियर होता है। वैद्युत धारा एक अदिश राशि है। इस वैद्युत धारा के ही दो भाग हैं, दिष्ट धारा और प्रत्यावर्ती धारा। प्रत्यावर्ती धारा के विषय में या प्रत्यावर्ती धारा का अध्ययन निकोला टेस्ला नामक वैज्ञानिक ने किया था। निकोला टेस्ला वो व्यक्ति हैं जिसने पृथ्वी को प्रकाश से सजाया है। टेस्ला की प्रसिद्धि उनके आधुनिक प्रत्यावर्ती विद्युत आपूर्ति प्रणाली के क्षेत्र में दिए गए अभूतपूर्व योगदान के कारण है। टेस्ला के कार्य बेतार संचार तथा रेडियो के विकास का आधार साबित हुए हैं। आज आप लोग जो हमारी इस वीडियो को देख व सुन रहे हैं, इसका श्रेय टेस्ला को ही जाता है। निकोला टेस्ला के कार्यों को देखते हुए अमेरिका 10 जुलाई को निकोला टेस्ला दिवस मनाता है। भौतिकी में चुंबकीय क्षेत्र की इकाई को उनके नाम पर टेस्ला रखा गया है। तो इसी क्रम में हम सबसे पहले आपको दिष्ट धारा बता रहे हैं। दिष्ट धारा दिष्ट धारा डायरेक्ट करंट। डायरेक्ट करंट दिष्ट धारा वो धारा है जो एक दिशा में बहती है, जिसकी ध्रुवता नियत रहती है। जो दिष्ट धारा है वो सदैव एक दिशा में प्रवाहित होती है, एक दिशा में बहती है, उसकी दिशा कभी बदलती नहीं है। देखिए, ये दिष्ट धारा है, डीसी दिष्ट धारा एक समान प्रवाहित हो रही है, एक दिशा में प्रवाहित हो रही है। इसी दिष्ट धारा को इस प्रकार भी हम रिप्रेजेंट करते हैं फिगर के माध्यम से। ये इस प्रकार, जब हम एसी को डीसी में बदलते हैं, फुल वेव रेक्टिफायर के द्वारा हम एसी को डीसी में चेंज करते हैं। एसी मीन्स अल्टरनेटिंग करंट प्रत्यावर्ती धारा और डीसी मीन्स डायरेक्ट करंट दिष्ट धारा। जब एसी को हम डीसी में परिवर्तित करते हैं रेक्टिफायर के द्वारा, तो इस तरह के कर्व हमें प्राप्त होते हैं, इस तरह की धारा हमें प्राप्त होती है। दिष्ट धारा एक दिशा में प्रवाहित होती है। ये दिष्ट धारा का स्रोत है, डीसी सोर्स जिसको कहते हैं, दिष्ट धारा स्रोत। इस तरह का सिंबल देखिए। जो दिष्ट धारा है वो हमें सेल और बैटरी से प्राप्त होती है। इसका मतलब दिष्ट धारा का स्रोत क्या है? सेल और बैटरी। सेल और बैटरी के द्वारा जो भी धारा हमें प्राप्त होती है वो दिष्ट धारा होती है। करेक्ट, समझ में आ गया? तो इस तरह हमने आपको दिष्ट धारा के विषय में बता दिया कि दिष्ट धारा का स्रोत क्या है, दिष्ट धारा किसे कहते हैं और उसका सिंबल क्या है। करेक्ट। अब हम आपको बताने जा रहे हैं प्रत्यावर्ती धारा। हाँ, देखिए, प्रत्यावर्ती धारा तथा प्रत्यावर्ती वोल्टता।
ठीक, अब प्रत्यावर्ती बोलता के विषय में और प्रत्यावर्ती धारा के विषय में हम बता रहे हैं। देखिए प्रत्यावर्ती बोलता तथा प्रत्यावर्ती धारा के इक्वेशंस हम प्राप्त किए फैराडे के नियम को लगाकर। पिछले वाले चैप्टर में विद्युत चुंबकीय प्रेरण में पढ़ा है E = माइनस डी फाई अपन डी टी, फाई = होता है VA cos थीटा। उस फार्मूले का यूज करके हमने बोल्टा और धारा के फार्मूले प्राप्त किए हैं। I = I0 साइन ओमेगा टी, V = V0 साइन ओमेगा टी और E = E0 साइन ओमेगा टी। ये तीन फार्मूले हमने प्राप्त किए। अब यहां पर IV E देखिए यहाँ पे धारा और बोल्टा के हमने कर्व खींचे हैं, ग्राफ खींचे हैं, चित्र बना दिया है समझाने के लिए। यहाँ पे I, V और E इसको तात्क्षणिक मान कहते हैं। ये धारा का तात्क्षणिक मान है, ये बोल्टा का तात्क्षणिक मान है, ये विद्युत वाहक बल का तात्क्षणिक मान है। ठीक है, यहाँ पर I0, V0, E0 ये क्रमशः इनके अधिकतम मान है, जिसको हम शिखर मान, महत्तम मान या धारा आयाम कहते हैं। ओमेगा कोणीय वेग है, ओमेगा = होता है 2π/t और ये t जो है उस क्षण, उस समय को प्रदर्शित करता है जहां पे हमने I, V और E को कैलकुलेट किया है या प्राप्त हुआ है। देखिए यहां से ये धारा चलती है, ये ऐसे यहां पे अधिकतम हो जाती है, फिर यहाँ पे ये न्यूनतम हो जाती है, फिर विपरीत दिशा में अधिकतम होती है, फिर न्यूनतम 0 हो जाती है, फिर उसी दिशा में आने लगती है। देखिए अधिकतम हुई, फिर 0 हुई, फिर विपरीत दिशा में अधिकतम हुई, फिर 0 हुई। तो हम देख क्या रहे हैं, ऐसे धारा का मान बढ़ता है, अधिकतम होता है, फिर 0 होता है, फिर विपरीत दिशा में अधिकतम होता है, फिर 0 हो जाता है, फिर उसी दिशा में अधिकतम होता है, फिर 0 हो जाता है, फिर विपरीत दिशा में अधिकतम होता है, फिर 0 हो जाता है। तो हम कहेंगे ऐसी धारा जिसका परिमाण व दिशा समय के साथ बदलता है, लेकिन एक निश्चित समय के पश्चात उसी परिमाण व दिशा के साथ उसकी पुनरावृत्ति होती है, ऐसी धारा को हम प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। इसी तरह वोल्टा में हम कहते हैं वोल्टेज। वोल्टा में क्या है, ऐसा वोल्टेज जिसका परिमाण व दिशा समय के साथ बदलता है, लेकिन एक निश्चित समय के पश्चात उसी परिमाण व दिशा के साथ उसकी पुनरावृत्ति होती है, तो ऐसे वोल्टा को हम प्रत्यावर्ती वोल्टेज कहते हैं या प्रत्यावर्ती वोल्टा कहते हैं। तो प्रत्यावर्ती वोल्टा और प्रत्यावर्ती धारा, तो ऐसी धारा जिसका परिमाण व दिशा समय के साथ बदलता है, लेकिन एक निश्चित समय के पश्चात उसी परिमाण व दिशा के साथ उसकी पुनरावृत्ति होती है, ऐसी धारा को हम प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। करेक्ट। अब हम आपको बताने जा रहे हैं नंबर 1, शिखर मान क्या होता है। शिखर मान, जिसको हम पीक वैल्यू कहते हैं, या इसी को हम महत्तम मान कहते हैं, या इसी को हम धारा आयाम भी कहते हैं। धारा आयाम। प्रत्यावर्ती धारा का जो अधिकतम मान होता है उसी को हम शिखर मान या धारा आयाम या महत्तम मान कहते हैं, उसी को हम पीक वैल्यू कहते हैं। तो ये धारा का अधिकतम मान है, ये जिसको हम I0 से रिप्रेजेंट करते हैं। ये धारा का अधिकतम मान है, ये धारा का अधिकतम मान है। ये धनात्मक दिशा में है और ये ऋणात्मक दिशा में है।
इसी तरह ये वोल्टेज का अधिकतम मान है, ये वोल्टेज का अधिकतम मान है। ठीक, तो अब आप समझ गए कि प्रत्यावर्ती धारा के अधिकतम मान को ही हम शिखर मान या धारा आयाम कहते हैं। करेक्ट, धारा आयाम का मात्रक भी वही होता है जो धारा का होता है, एम्पियर। अब देखिए, अब दूसरी चीज हम आपको बताने जा रहे हैं, आवर्तकाल क्या होता है। शिखर मान के बाद आवर्तकाल। आवर्तकाल समझ लीजिए, प्रत्यावर्ती धारा को अपना एक चक्र पूरा करने में जितना समय लगता है उसे हम आवर्तकाल कहते हैं। एक चक्र को ही एक साइकिल कहते हैं। अब देखिए, एक चक्र क्या होता है। देखिए, धारा यहां से चली, ये अधिकतम हुई, फिर यहाँ शून्य हुई, ये विपरीत दिशा में अधिकतम हुई, फिर यहाँ पे शून्य हुई, तो एक चक्र, एक साइकिल पूरा हो गया। यहाँ से चली और आके फिर जब इस जगह आ जाती है तो इसका एक साइकिल पूरा हो जाता है। इसी तरह जब यहाँ से चलती है, ये अधिकतम, फिर शून्य, फिर विपरीत दिशा में अधिकतम, फिर यहाँ शून्य, तो ये यहाँ से मिला के यहाँ तक जब चलते हैं तो ये दो चक्र पूरे हो जाते हैं। ठीक, तो एक चक्र ही एक साइकिल कहलाता है। चक्र और साइकिल समझ गए। एक चक्र या एक साइकिल पूरा करने में जितना समय लगता है उसे हम आवर्तकाल कहते हैं। प्रत्यावर्ती धारा को एक चक्र या एक साइकिल पूरा करने में जितना समय लगता है उसे हम आवर्तकाल कहते हैं। इसे टी से प्रदर्शित करते हैं। टी बराबर होता है 2 पाई अपान ओमेगा। आवर्तकाल का मात्रक सेकेंड होगा। करेक्ट, आवर्तकाल समझ में आ गया। अब तीसरी चीज हम आपको बताने जा रहे हैं, आवृत्ति। अब आवृत्ति समझ लीजिए क्या है। एक सेकेंड में साइकिलों की संख्या आवृत्ति कहलाती है। प्रत्यावर्ती धारा जब प्रवाहित होती, जब बहती है, तो एक सेकेंड में जो साइकिलों की संख्या होती है उसे हम आवृत्ति कहते हैं, या चक्रों की जो संख्या होती है उसे हम आवृत्ति कहते हैं। इसको हम एफ से प्रदर्शित करते हैं। एफ बराबर होता है 1/t, मीन्स एफ बराबर होगा ओमेगा अपान 2 पाई। तो इसका मात्रक होता है साइकिल प्रति सेकेंड या हर्ट्ज। साइकिल प्रति सेकेंड या हर्ट्ज होता है। ठीक, घरों में जो धारा प्रवाहित होती है उसकी आवृत्ति 50 हर्ट्ज होती है। घरों में जो धारा प्रवाहित होती है वो कितनी होती है? 50 हर्ट्ज की होती है। अब इसका मतलब समझ लीजिए क्या है। देखिए, जब प्रत्यावर्ती धारा एक चक्र पूरा कर लेती है, एक साइकिल पूरा करती है, तो उसमें प्रत्यावर्ती धारा 2 बार अधिकतम और 2 बार शून्य होती है। देखिए, ये अधिकतम एक दिशा में, ये अधिकतम दूसरी दिशा में, ये 0, ये 0। तो एक साइकिल में वो 2 बार धारा शून्य हो जाती और 2 बार अधिकतम होती। इसका मतलब कि इस 50 हर्ट्ज में धारा एक बार प्रत्यावर्ती धारा एक सेकंड में 50 बार एक दिशा में प्रवाहित होगी और 50 बार दूसरी दिशा में प्रवाहित होती। मतलब एक बार 50 बार उसकी धनात्मक दिशा होगी, 50 बार उसकी ऋणात्मक दिशा होगी। विपरीत दिशा मतलब ऋणात्मक दिशा। इसका तब एक सेकंड में प्रत्यावर्ती धारा जब किसी बल्ब में प्रवाहित होती, बल्ब, इलेक्ट्रिक जो बल्ब होता है उसमें जब प्रत्यावर्ती धारा प्रवाहित होती है, तो इसका मतलब वो बल्ब 100 बार जलता और 100 बार बुझता है। क्यों? क्योंकि एक साइकिल में धारा का मान 2 बार 0 होता है। एक साइकिल में 2 बार 0 होता है, तो 50 साइकिल में 100 बार। तो इसका मतलब वो धारा 100 बार अधिकतम होगी, 100 बार शून्य होगी। इसका मतलब जो बल्ब है, इलेक्ट्रिक जो बल्ब है, वो 100 बार जलता और 100 बार बुझता है। लेकिन दृष्ट निर्बंधता के कारण हमें वो सदैव जलता प्रतीत होता है, जबकि सही बात यह है, वास्तविकता यह है कि वो बल्ब 100 बार जलता और 100 बार। आवृत्ति समझ में आ गया। अब देखिए, अब चौथी चीज हम आपको बता रहे हैं, ताक्षणिक मान हम आपको बता चुके हैं कि ये I और V ताक्षणिक मान होते हैं किसी क्षण t पर। ठीक, अब हम आपको बताने जा रहे हैं कला क्या है। कला फेज। V
v इजकल टू वी जीरो साइन ओमेगा टी और i इजकल टू आई जीरो साइन ओमेगा टी। ये जो इक्वेशंस हमने लिखे हैं, इसमें साइन का जो कोणांक होता है, साइन का जो कोणांक होता है ओमेगा टी, ये क्या है, कोणांक किसका, साइन का। साइन जिसको हिंदी में ज्या कहते हैं, साइन का कोणांक जो ओमेगा टी है, ये प्रत्यावर्ती वोल्टता अथवा प्रत्यावर्ती धारा की समय टी पर कला को प्रदर्शित करता है, समय टी पर कला को प्रदर्शित करता है। ये चीज समझ में आ गई। तो इस तरह हमने इतनी चीजें आपको हमने समझा दी कि आवर्तकाल क्या है। हाँ, अब देखिए प्रत्यावर्ती धारा का माध्य मान या औसत मान क्या है, इसको समझा रहे हैं। ये हमने प्रत्यावर्ती धारा का फिगर बना दिया है, ये आई, ये प्रत्यावर्ती धारा का फिगर हो गया ये। अब पहले यहां पर प्रत्यावर्ती धारा पहले ये आधे धनात्मक चक्र में चलती है, फिर ये विपरीत दिशा में ऋणात्मक चक्र में चलती है। तो पहले हम इस आधे चक्र के लिए निकालेंगे, पहले आधे धनात्मक चक्र के लिए हम प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान निकालेंगे। पूरी साइकिल के लिए प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान 0 होता है, इसको प्रूव भी करेंगे आज हम। एक पूरी साइकिल के लिए प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान 0 होता है। साइकिल के लिए प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान 0 होता है, 0 होता है। इसको हम प्रूव करेंगे आज कि प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान 0, पूरी साइकिल के लिए प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान 0 कैसे होता है। ठीक, तो पहले हम आधे धनात्मक चक्र के लिए निकाल रहे हैं। प्रत्यावर्ती धारा के अर्ध चक्र के लिए, प्रत्यावर्ती धारा के अर्ध चक्र के लिए धारा का औसत मान, धारा का औसत मान, औसत मान प्रत्यावर्ती धारा के अर्ध चक्र के लिए अर्ध चक्र के लिए धारा का औसत मान। पहले इस अर्ध चक्र के लिए हम धारा का औसत मान निकाल रहे हैं। देखिए अर्ध चक्र के लिए हम लिखेंगे आई एम इजकल टू लिमिट आई डी टी अपान इंटीग्रेट डी टी। देखिए शिखर मान, ये औसत मान निकालने के लिए हम इस फार्मूले का उपयोग करते हैं। आई एम मीन वैल्यू, करंट का औसत मान निकालने के लिए इसको हम आई एम से रिप्रेजेंट करते हैं। प्रत्यावर्ती धारा के औसत मान को हम आई एम से रिप्रेजेंट करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। आई एम इजकल टू होता है इंटीग्रेट आई डी टी अपान इंटीग्रेट डी टी। देखिए हम निकाल रहे हैं पहले आधे चक्र के लिए, तो लिमिट होगी 0 टू टी हाफ, 0 टू टी हाफ, 0 टू टी हाफ, ये लिमिट होगी। ठीक, तो अब देखिए पहले इसको हम अलग सॉल्व करके आपको समझा रहे हैं। 0 टू टी हाफ डी टी, इसका डी टी का इंटीग्रेशन होता है टी, सॉरी स्मॉल टी,
चूँकि इसको हम इंटीग्रेट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू टी, और ये लिमिट हो जाएगी। इसको हम लोअर लिमिट कहते हैं, इसको हम अपर लिमिट कहते हैं। ठीक, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा t/2 माइनस 0, तो ये हो जाएगा t/2। तो ये इसको हम लिखेंगे im इजकल टू इंटीग्रेट लिमिट t 0 टू t हाफ i dt अपान t हाफ। इसी चीज को लिखेंगे हम im इजकल टू, इसको लिख दिए 2/t लिमिट 0 टू t हाफ i dt, ये हमने लिख दिया। ठीक, अब देखिए हम जानते हैं i इजकल टू होता है I0 साइन ओमेगा t। ठीक, अब यहाँ पे हम i की जगह i की वैल्यू लिखेंगे तो ये हो जाएगा i इजकल टू im इजकल टू 2/t और लिमिट 0 टू t हाफ, और i की जगह लिखेंगे I0 साइन ओमेगा t dt। ठीक, अब देखिए अब लिखेंगे हम im इजकल टू 2I0 बाहर ले लेंगे अपॉन t लिमिट 0 टू t हाफ साइन ओमेगा t dt। अब देखिए हम जानते हैं कि t इजकल टू होता है 2π/ओमेगा, तो t हाफ इजकल टू हो जाएगा π/ओमेगा। भाई 2 से दोनों तरफ डिवाइड करिए, 2 कट जाएगा, तो पाई t आप हाफ की जगह हम ये लिख सकते हैं। तो आप देखिए ये हो जाएगा im इजकल टू 2/t, ये t 2I0 अपान t की जगह हम लिखेंगे 2π/ओमेगा, 2π/ओमेगा लिमिट 0 टू t हाफ की जगह लिखेंगे π/ओमेगा, और ये हो जाएगा साइन ओमेगा t dt। करेक्ट, देखिए ये 2 से 2 कट जाएगा, ओमेगा ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा im इजकल टू ओमेगा I0 अपन पाई। ठीक, अब देखिए साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन क्या होगा। साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन देखिए समझिए, साइन ओमेगा टी dt का इंटीग्रेशन होता है माइनस कास ओमेगा टी अपान ओमेगा। बात समझ आई। तो अब इसको हम लिखेंगे माइनस कास ओमेगा टी अपान ओमेगा, और जब इंटीग्रेशन हो जाता है तो लिमिट पीछे लग जाती है, 0 हो जाएगा, और यहाँ π/ओमेगा हो जाएगा। ये लोअर लिमिट है और ये अपर लिमिट। अब देखिए इसी को हम लिखेंगे im इजकल टू 2i, नहीं इसको लिख देंगे ये माइनस पहले ले लीजिए, माइनस ओमेगा I0 अपन पाई, ये ओमेगा भी बाहर ले लीजिए, और ये हो जाएगा माइनस कास ओमेगा टी लिमिट 0 टू π/ओमेगा। ये ओमेगा से ओमेगा कट जाएगा। ठीक, इतनी चीज समझ गए। अब इधर हम इसको बिगाड़ दें। हाँ देखिए ये हो जाएगा im इजकल टू माइनस I0 अपान पाई। अब इसको सॉल्व करेंगे, लिमिट लगाएंगे। ठीक, एक मिनट, यहाँ माइनस पहले लिख चुके हैं इसलिए यहाँ माइनस नहीं लिखेंगे। ये हो जाएगा कास ओमेगा, और t की जगह हम लिखेंगे π/ओमेगा माइनस कास ओमेगा इंटू 0। ये हो जाएगा im इजकल टू माइनस I0 अपन पाई, ओमेगा से ओमेगा कट जाएगा,
cos पाई माइनस cos 0, ये हो जाएगा Im इजकल टू माइनस I0 अपान पाई। अब देखिए cos पाई की वैल्यू होती -1 और ये हो जाएगा -1। भाई cos 0 की वैल्यू 1 होती, ये हो गया, ये हो जाएगा Im इजकल टू माइनस I0 अपान पाई और इंटू -2, ये -1 जुड़ गया। अब देखिए इधर इसको हम बिगाड़ रहे हैं, हाँ। अब देखिए ये हो जाएगा Im इजकल टू 2I0 अपान पाई। ये फार्मूला आपको प्राप्त हो गया पहली आधी साइकिल के लिए प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान 2I0 अपान पाई होता है। या इसी चीज को हम लिख सकते हैं Im इजकल टू 0.637I0, इस प्रकार भी इसको हम लिख सकते हैं। अब देखिए ये पहले आधे धनात्मक चक के लिए हमने निकाला है, ये पहले आधे धनात्मक चक के लिए है। अब हम दूसरे आधे धनात्मक चक के लिए निकालेंगे। इसके लिए जब निकालेंगे दूसरे आधे चक्र के लिए तो ये हो जाएगा Im इजकल टू -2I0 अपान पाई, ये हो जाएगा, माइनस चिन्ह लग जाएगा, ये विपरीत दिशा, माइनस चिन्ह विपरीत दिशा को प्रदर्शित करेगा। अब अगर हम औसत मान निकालें पूरी साइकिल के लिए, पूरी साइकिल मतलब पूरे चक्र को ही एक साइकिल कहते हैं। तो पूरी साइकिल के लिए अब देखिए जब हम पूरी साइकिल के लिए निकालेंगे तो जितना प्लस में है उतने माइनस में है, तो Im इजकल टू कितना आ जाएगा 0, सिद्ध हो गया कि एक पूरी साइकिल के लिए प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान 0 होता है। समझ में आ गया पूरा डेरिवेशन। तो इस तरह इस डेरिवेशन को आप समझेंगे, पूरा पढ़ेंगे। अब हम अभ्यास के लिए आपको प्रश्न देंगे कि आप इस वीडियो को, इस लेक्चर को पढ़ने के बाद कौन कौन से प्रश्न करेंगे, जो अगले लेक्चर में हम लोग उसके विषय में डिस्कशन करेंगे। हाँ देखिए अभ्यास के लिए प्रश्न, पहला प्रश्न है कि सिद्ध कीजिए, अभ्यास के लिए पहला प्रश्न है सिद्ध कीजिए कि एक पूरी साइकिल के लिए प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान 0 होता है। सिद्ध कीजिए कि एक पूरी साइकिल के लिए प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान 0 होता है। ये आप सिद्ध करेंगे, घर में इसका अभ्यास करेंगे। दूसरा, एसी और डीसी में क्या अंतर है, एसी और डीसी में क्या अंतर है। और तीसरा प्रश्न है आवर्तकाल और प्रत्यावर्ती धारा के शिखर मान की परिभाषा दीजिए। प्रत्यावर्ती धारा के शिखर मान और आवर्तकाल की परिभाषा दीजिए। ये तीनों प्रश्न आप घर में जाके अभ्यास करेंगे। धन्यवाद।